माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो यह पेपर हमारा वायरल पेपर है, तो वीडियो में लास्ट बने रहिएगा। आज की वीडियो में पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसी प्रकार से हमारा पेपर आएगा। यहाँ पे दिया आपका अनुक्रमांक, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। समय हमारा होगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का, जो अर्थशास्त्र का पेपर होता है। देखिए, हमें निर्देश क्या दिया है। देखिए, निर्देश दिया है कि पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी जो शुरुआत का 15 मिनट है उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। उसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। अब देखिए, तीसरा निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय है। 1 से 10 तक का जो प्रश्न है वो बहुविकल्पीय है, जिसका उत्तर केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। जो सही उसको अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरीय है, जिसका उत्तर लगभग से 150 शब्दों में तथा जो प्रश्न संख्या 25 से 27 तक है ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग से 300 शब्दों में दीजिए। अब देखिए, चौथा निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। अब देखिए, प्रश्न हमारा आ गया पहला बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा 10 प्रश्न है बहुविकल्पीय। तो देखिए, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। तो ए ऑप्शन है उपभोक्ता का व्यवहार, बी ऑप्शन है उत्पादक का व्यवहार, और फिर सी ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, डी ऑप्शन है कीमत निर्धारण। तो देखिए, इन चारों में से जो बेस्ट अर्थशास्त्र का विषय नहीं है वो है राष्ट्रीय आय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप सी वाले को अपनी कॉपी में लिखिएगा। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ निकृष्ट वस्तुओं की मांग क्या कहलाती है, क्या होती है इसमें। देखिए, ए ऑप्शन है में वृद्धि होती है, वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। बी ऑप्शन है वस्तुओं की मांग में गिरावट यानी कमी होती है। सी ऑप्शन है स्थिर रहती है और डी ऑप्शन है अज्ञात रहती है। तो देखिए, उपभोक्ता की आय में जो वृद्धि होती है, इसके साथ साथ उसकी जो वस्तुओं की होती है मांग में क्या होती है, वस्तुओं की निष्क्रिय वस्तुओं की मांग में क्या होती है, गिरावट होती है, कमी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि जब औसत लागत में वृद्धि हो रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में होगा, क्या होगी। देखिए, ए ऑप्शन है अधिक, बी ऑप्शन है कम, सी ऑप्शन है बराबर, डी ऑप्शन है शून्य। तो देखिए, जब औसत लागत में वृद्धि हो रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में अधिक होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र यू आकार का नहीं होता। तो ए ऑप्शन है औसत लागत, बी ऑप्शन है सीमांत लागत, सी ऑप्शन है औसत परिवर्ती लागत, और डी ऑप्शन है औसत स्थिर लागत। देखिए, इन चारों में जो जो औसत स्थिर लागत है वो वक्र यू के आकार का नहीं होता। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औसत स्थिर लागत। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर क्वेश्चन की पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में होते हैं। तो ए ऑप्शन है कम क्रेता, बी ऑप्शन है पर्याप्त क्रेता विक्रेता, सी ऑप्शन है अधिक क्रेता और डी ऑप्शन है अधिक विक्रेता। तो देखिए, जो पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में होते हैं वो होते हैं पर्याप्त क्रेता और विक्रेता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अब आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में कहलाती है। तो देखिए, ए ऑप्शन है संतुलन कीमत, बी ऑप्शन है मात्रा संतुलन, और फिर सी ऑप्शन है अधिपूर्ति, और फिर डी ऑप्शन है अधिमांग। तो देखिए, यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में अधिपूर्ति कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, अधिपूर्ति। अब देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए,
कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र को एक पृथक अध्ययन की शाखा के रूप में स्थापित किया गया है। देखिए क्या है, ए ऑप्शन है जे एम कीन्स द्वारा, यानी किसके द्वारा यह स्थापित किया गया था। और फिर बी है पीगू द्वारा, सी ऑप्शन है वालरस द्वारा और डी ऑप्शन है पैरेटो द्वारा। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जे एम कीन्स द्वारा, यानी कि जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए कह रहा है कि सकल निवेश बराबर है। तो ए ऑप्शन है शुद्ध निवेश माइनस मूल्यह्रास, बी ऑप्शन है शुद्ध निवेश इंटू मूल्यह्रास और फिर सी ऑप्शन है शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास और फिर डी ऑप्शन है शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास। तो देखिए जो सकल निवेश होता है वो शुद्ध निवेश माइनस मूल्यह्रास के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक का कार्य है। तो ए ऑप्शन है साख नियंत्रण, बी ऑप्शन है साख सृजन, सी ऑप्शन है नोटों का निर्गमन और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए जो कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा जो है व्यापारिक बैंक का कार्य है। तो देखिए जो व्यापारिक बैंक का कार्य है वो चारों भी है, साख नियंत्रण करना भी है, साख सृजन करना भी है और नोटों का निगमन करना भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सभी। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी। तो ए ऑप्शन है एडम स्मिथ ने, बी ऑप्शन है मार्शल, सी ऑप्शन है जेवी से और डी ऑप्शन है कीन्स ने। तो देखिए इस प्रभावी मांग की जो संकल्पना दिए थे वो थे जॉन मेनार्ड कीन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कीन्स। अब देखिए आ गया हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या पहला क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेटेरिस पारिबस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए सेटेरिस पारिबस का शाब्दिक अर्थ है यदि अन्य बातें समान रहें, प्रायः किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास के पररूपी रूढ़ीकरण को सेटेरिस पारिबस की मान्यता कहते हैं। यदि क्या हो, यदि प्रायः किसी भी, देखिए क्या होता है यदि अन्य बातें क्या हो समान हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि बजट संबंधी घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए उत्तर, भारतीय संविधान की धारा 112 के अनुसार हर वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का ब्यौरा संसद में पेश करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। यह वार्षिक वित्तीय ब्यौरा ही सरकार का मुख्य बजट संबंधी घोषणा पत्र होता है। यद्यपि इस संबंध एक ही वित्तीय वर्ष के लिए होता है, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले काफी वर्षों तक रहता है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा त्योहार। ये क्वेश्चन यहाँ का आपका 3 नंबर का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए कह रहा है कि अवमूल्यन तथा पुनर्मूल्यन किसे कहते हैं। तो देखिए स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत जब किसी सरकारी कार्यवाही द्वारा विनिमय दर बढ़ती है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। और फिर जब स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत सरकार विनिमय दर को घटा देती है तो इसे तब मुद्रा का पुनर्मूल्यन कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए कह रहा है कि यदि एक उपभोक्ता के अधिमान एकदिष्ट हैं तो क्या वह बंडल 10(8) और बंडल 8(6) के बीच तटस्थ हो सकता है। देखिए उत्तर, इसका उत्तर देखिए नहीं, वह तटस्थ नहीं हो सकता है। उपभोक्ता दिए हुए बंडलों के बीच तटस्थ नहीं हो सकता है क्योंकि एकदिष्ट अधिमान की स्थिति में वस्तु 1 की मात्रा में तभी वृद्धि होगी जब वस्तु 2 की मात्रा में कमी होगी। केवल तभी उपभोक्ता तटस्थ की स्थिति में हो सकता है। अब आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि किसी फर्म का आगम क्या है। तो देखिए किसी कंपनी द्वारा प्राप्त आय उसके व्यवसाय से जो माल बेचने और सेवाओं में के बदले उसे प्राप्त होता है उसे फर्म का आगम कहते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए कह रहा है कि आपूर्ण प्रतियोगिता में कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए आपूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है इसमें क्रेताओं विक्रेताओं एवं फर्मों की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा कम होती है।
दूसरा है कि इसमें क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, परिणाम स्वरूप बाजार में कीमतें भिन्न होती हैं। उसका तीसरा है कि इसमें वस्तु विभेद होता है, प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु की बाजार मांग में अलग पहचान बनाने का प्रयत्न करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, कह रहा है कि समर्थन कीमत से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, समर्थन कीमत सरकार द्वारा उत्पादन की खरीद के लिए किसानों को प्रदान की जाने वाली सुनिश्चित न्यूनतम कीमत होती है, प्रायः यह संतुलन कीमत के ऊपर होती है। यह कीमत किसानों को उनकी आय को विनियमित करने के लिए प्रदान की जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। देखिए, कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के दो घटक बताइए। तो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के दो घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है उत्पादन और रोजगार के संतुलन स्तर से संबंधित सिद्धांत। दूसरा है अर्थशास्त्र में कीमत व्यवहार मुद्रा स्फीति एवं अस्फीति से संबंधित सिद्धांत। अब देखिए हमारा आगे आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 19। कह रहा है कि मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से समझाइए। तो यह क्वेश्चन 6 नंबर का है। इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। अगर आपको इसका सोल्यूशन नहीं मालूम है तो कमेंट कीजिएगा, इसका वीडियो बन जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन है कि अनधिमान अनधिमान वक्र क्या है, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इसे समझाइए। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन की मुद्रा को परिभाषित कीजिए। और 23 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इसे समझाइए। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है, समझाइए। तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है क्योंकि ये हमारे मॉडल पेपर में आए तो बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। अब आगे हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, इसमें 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जिस पर उसकी बजट रेखा उच्चतम अनधिमान वक्र को स्पर्श करती है। आरेखों की सहायता से समझाइए। तो यह क्वेश्चन आपका 10 नंबर है। इसका उत्तर लगभग से आपको 300 शब्द में देना है। अब आगे देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो अथवा करके एक और दिया है। देखिए क्या दिया है कि मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, मांग की लोच को मापने की किसी एक विधि को समझाइए। तो इसी प्रकार से आपको दोनों में से किसी एक को हल करना है। आगे देखिए हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, कह रहा है कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय की गणना करने की किसी एक विधि का विस्तार से समझाइए। तो यह क्वेश्चन भी 10 नंबर का है। इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। देखिए अथवा करके एक और दिया है कि कीन्स के पूर्ण रोजगार सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। तो आपको इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन को हल करना है। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि अल्पकालीन पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म के संतुलन की विभिन्न दशाओं की व्याख्या कीजिए। तो यह क्वेश्चन भी 10 नंबर का है। अथवा करके एक और दिया है कि उत्पादन लागत का अर्थ लिखिए, चित्र की सहायता से औसत लागत और सीमांत लागत को समझाइए। तो इस प्रकार से आपका होगा अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर नहीं मालूम है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके सोल्यूशन का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।